गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज प्रोग्राम के आगाज में हम बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नो, इस लफ्ज़ के सुनने की शायद किसी को आदत नहीं रही। रिजेक्शन, किसी को इनकार कर देना, किसी को किसी बात से, किसी काम से मना कर देना, किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना। यानी इस मामले पे हम किसी को ट्रेन ही नहीं कर रहे कि हाउ टू कोप अप विद दैट। अगर कोई आपको इनकार करता है ड्यू टू एनी रीजन, हमें ये समझाया ही नहीं जाता कि उस डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ एक बात करूंगी। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में एक लड़के को, एक मर्द को रिजेक्शन किस तरह से डील करनी है वो सिखाया ही नहीं जाता। और देखिए, ये चीज शुरू होती है घर से, और घर से ये चीज इस तरह से शुरू होती है कि जब आप घर में होते हैं तो उसके अलावा जब आप बचपन से ही हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमें ये चीज दिखाई जा रही होती है कि जनाब सालन की ये प्लेट है तो ये बोटी लड़के को जाएगी। बताया जाता है आप सुपीरियर हैं। बेटा थका हुआ आया है स्कूल से, बेटी भी साथ ही आई है, लेकिन बेटी को कहा जाएगा भाई को एक गिलास पानी दे दो। शुरुआत तो यहां से होगी। उसको पता है वो सुपीरियर है। एट द सेम टाइम बहुत सारे मामला देख रहे होते हैं कि बेटा प्रायोरिटाइज उसको किया जाता है, वो प्रायोरिटी बनाई जाती है। इक्वालिटी घर के अंदर नहीं होती, एंड दिस इज द रीजन ईगो आ जाती है। हमारे लड़कों के अंदर बचपन से ईगो डाली जाती है, और जब जाहिर है ईगो उनके अंदर आती है तो जिस बंदे में ईगो होती है वो रिजेक्शन फेस नहीं कर पा रहा होता। एंड दिस इज द रियलिटी जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी बहन को ये नहीं देखा होगा कि भाई को कह दे नहीं मैं पानी नहीं देती क्योंकि माँ का हुक्म है या बाप का हुक्म है कि तुमने उसको पानी देना है। उसने यही देखा है होते हुए। शुएब, इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी को पानी दे देना। मैं रवैयों की बात कर रही हूँ, मैं एक ऑब्लिगेशन की बात कर रही हूँ जो कि एक लड़की के ऊपर लगा दी जाती है कि उसने ये ड्यूटी एक दूसरे जेंडर के लिए करनी है। वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका शौहर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन, राइट। कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जा रहा होता है। अब वही मर्द, जब वही लड़का जब बड़ा हो रहा है और एकदम से उसको जब वो किसी को प्रपोज करेगा फ्रेंडशिप के लिए, शादी के लिए, किसी रिश्ते के लिए, तो जाहिर सी बात है जब वहां से उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी तो उसके अंदर यही वाली चीज आएगी कि मुझे किसी ने ना बोली है। सही बात है। अच्छा, इसमें सबीन एक बात और भी है। इसमें जो बात आप करें, ज़ाहिर है इसमें एक चीज़ हम ऐड ज़रूर करते हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि इसी माशरे में बहुत से जगहों पर, बहुत से घरों में हम देखते हैं कि बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, लेकिन जो आपने बात की ज़ाहिर है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, ये सोसाइटी का, कि वो लड़कियों को इस तरीके से अंडरमाइन किया जाता है, उनको जिस तरीके से अपब्रिंगिंग में कॉन्फिडेंस उनका शैटर किया जाता है, वो हम सब ने होते देखा है। ये जो हमने आज सारी बात की है इस प्रोग्राम के आगाज़ में, आप सब समझ रहे होंगे हमें बात क्यों कर रहे हैं। जो कि इस वक्त जो एक सिचुएशन है, जो कि एक केस हमारे सामने है जिस पर हमने कल भी बात की थी, हम उस पर बात करेंगे। 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ जिसको कत्ल किया गया था, जब उनके कातिल की हम बात करते हैं, चूँकि कल ये खबर आई सिर्फ 20 घंटों में। अच्छा, इस पर हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे इस्लामाबाद पुलिस को कि जिन्होंने सिर्फ 20 घंटे में उसके कातिल को गिरफ्तार किया है, आला कत्ल भी बरामद किया है, उसका जो लड़की का फ़ोन था जो कि उस कातिल के पास था वो भी बरामद कर लिया। उसने ये कहा जा रहा है कि उसने इतराफ़ जुर्म भी कर ली है। अब यहाँ पे बात है, वो जो लड़का है उसकी एज पे भी मैं नहीं जाता, सारे उसकी एज पे बहुत क्वेश्चन भी हो रहा है, बट द क्वेश्चन इज़ ये माँ बाप को क्यों नहीं पता होता कि उनका बच्चा 15, 16, 17, 18 जो भी आपकी एज है, उस एज में घर से जा रहा है, अपने शहर से कहीं और जा रहा है, उसके पास पिस्तौल है, वो किस इरादे से जा रहा है, वो किससे बात करता है, उसकी क्या इंटेंशन है, आपको मालूम ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। वो किसी के घर जाकर किसी की बिल्कुल कयामत बर्पा करने जा रहा है, ये आपको क्यों मालूम नहीं होता। ये कैसे माँ बाप जो इतने गाफिल होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि उनका बेटा जा किधर रहा है। वो जो एक जहनियत है उसकी, वो जो कातिल जहनियत है उसकी, उसके साथ वो जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं है कि वो किधर जा रहा है। उसने एक घर उजाड़ दिया है। अब अक्सर लोग कहते हैं ना कि इंसाफ, मैं सवाल करता हूँ क्या इंसाफ, कोई इंसाफ कौन सा इंसाफ। वो वापस आएगी क्या? वो वापस आएगी? लड़की उसकी जान चली गई है, अब कैसा इंसाफ होगा? वो वापस कैसे आएगी? उसके वालिद की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था सबीन कल। एक तो है कि उनके हौसले हिम्मत को सलाम है। एक वालिद जिसकी एक ही बेटी थी और वो उस बेटी के लिए जिस तरीके से उसने बात की कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। उसकी बेटी चली गई और द वे ही वाज सेइंग, मैं लिटरली आई डोंट हैव वर्ड्स
हम ये देख ही नहीं रहे हैं, और उस पर भी और इनसेंसिटिव कमेंट्स क्या आ रहे हैं? इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कमेंट्स की नीचे भरमार देखी और वो कमेंट्स थे, ऐसे कामों का यही नतीजा होता है। ये मैं कोट कर रही हूँ, ठीक है। मेरा तो दिल कर रहा है कि नामों के साथ कोट करना चाहिए, सो दैट नहीं सबीन, करना चाहिए, वो स्क्रीनशॉट्स दिखाने चाहिए, अथॉरिटीज को चाहिए उन्हें गिरफ्तार करें, क्योंकि ये पोटेंशियल कातिल हैं, पोटेंशियल किलर्स हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप देखें कि उनकी जहनियत ये है। हम कहते हैं ना कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये शुरुआत यहाँ से होती है। प्लीज उन कमेंट्स को देखें, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसे कामों का ये नतीजा होता है। टिकटॉक पे आती थी, चलो एक मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, सफाया हुआ, और पता नहीं इस तरह के कमेंट्स इनसेंसिटिव कि मैं लिटरली यहाँ पे उनको बयान नहीं कर पा रही हूँ पॉलिसीज के को देखते हुए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सोशल मीडिया पे इनको रिवील भी जरूर करूंगी और इनके बारे में बात भी करूंगी। उसकी वजह यह है कि ये पोटेंशियल किलर्स हैं, इनके बारे में बात करनी है, हम सबको बात करनी है, हम सबको आवाज उठानी है। हम हमेशा बात नहीं करते, बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन पर बात नहीं होनी चाहिए। भाई बात करेंगे तो नॉर्मलाइज होगी ना चीज, बात करेंगे तो इनके जहन खुलेंगे ना, बात करेंगे तो कार्रवाई होगी ना। जब बात ही नहीं करेंगे तो कैसे इनको पकड़ा जाएगा, इनकी काउंसलिंग कैसे की जाएगी, इनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा ये हरकत कर रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी जहनियत इस तरफ जा रही है। हमें अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर लेकर आना है, हमें अपने यंगस्टर्स को सीधे रास्ते पर लेकर आना है, और वो सीधे रास्ते पर तभी लेकर जाया जा सकता है जब उनकी काउंसलिंग होगी, स्क्रूटनी होगी, बात होगी, उनको बिठाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये कमेंट गलत है, ये जहनियत गलत है। और ये सिर्फ कमेंट नहीं है, हमें शुरू इस तरह से करना है। उनको ये बैठ के बताना भी नहीं है, उनको पहले तो झंझोड़ना है और कहना है कि जो कमेंट है सिर्फ कमेंट नहीं है, तुम्हारी जहनियत है जो कि बता रही है। और मैं मान नहीं सकता कि उसके पेरेंट्स को या उसके फ्रेंड्स को या उसके सिबलिंग्स को जहनियत मालूम नहीं होगी। आप इमेजिन करें ना, कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई कमेंट कर रहा है, क्या आपके आसपास लोगों को मालूम नहीं होता? जिसने ये कमेंट किया है कि मैं उनके आसपास उनके जानने वालों पे ये बात कर रहा हूं, आपको अगर मालूम है कि ये शख्स ऐसे कमेंट कर रहा है, उसको पकड़ें, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसे पागल खाने में एडमिट करवाएं, उसका इलाज करवाएं, क्योंकि वो पोटेंशियल कातिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर आज बात करना। वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि सिर्फ एक वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात हमारे सामने हुए हैं। कब तक हमने इसी तरह शोर मचाना है, कब तक इसी तरह हमने बर्दाश्त करना है? देखिए, हर अरसे बाद एक कोई ऐसा केस सामने आ जाता है और हम क्या बात कर रहे होते हैं कि आवाज़ उठाते हैं, हैशटैग चलते हैं, सब कुछ होता है, बात होती है, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, हम भी बात कर रहे होते हैं, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हो हम बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सब कुछ है। एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद एक नया इशू आ जाता है, एक नया मसला हो जाता है। वो मुल्की मसला हो सकता है, मुआशी मसला हो सकता है, वो कोई भी मसला हो सकता है, कोई सोशल इशू हो सकता है, वो ऊपर चला जाता है और दोबारा से ये चीज़ दब जाती है। एंड ये एक साइकिल है जो कि चलती जाती है। बट हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमें कब तक बर्दाश्त करना है? हम कब तक ये जहनियत बर्दाश्त करेंगे, इस तरह के वाकयात बर्दाश्त करेंगे? हम इनके ऊपर बात क्यों नहीं करेंगे? हमें इनके ऊपर बात करनी है, हमें इनके ऊपर थ्रू आउट बात करनी है, सिर्फ एक केस के बाद बात नहीं करनी है। हमें तब तक बात करनी है जब तक ये जहनियत चेंज ना हो जाए, हमें तब तक बात करनी है जब तक हमारी लड़कियां सेफ फील ना करें। वो चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हो, वो सड़क पे जा रही हो तो उन्हें इस बात का डर ना हो कि मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है और मुझे इस बात की टेंशन है कहीं कोई मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। हमारी लड़कियां जब रात में बाहर जा सकेंगी अपने काम काज के लिए या नॉर्मली वॉक करने के लिए भी या किसी भी काम के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेफ फील करें। और वो सेफ फील कराना है हम सब ने मिलके, हमारे मुआशरे के मर्दों ने एग्जाम्पल सेट करनी है कि हमारी लड़कियां सेफ फील करें। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज मेन जो कि खड़े हुए हैं, सपोर्ट करते हैं, जिनकी जहनियत भी अच्छी है, जो दूसरी जहनियत के, गलत जहनियत के लड़कों को, मर्दों को डिस्करेज करते हैं। और अभी भी हमेशा हम कोई वाकयात देखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो आवाज उठाते हैं। वी रियली अप्रिशिएट, बिकॉज चेंज जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा, वो आपसे शुरू होगा। और बिल्कुल इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, हम ये भी ऐड करते हैं क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि ये जो जहनियत होती है किसी के अंदर भी हो सकती है। ये इस तरह से डिस्करेज करना, किसी भी प्लेटफॉर्म को इस तरह से किसी के काम को डिस्करेज करना या उस पर आवाज़ उठाना या उसको क्रिटिसाइज करना, ये एक जहनियत है। इसका जेंडर से ताल्लुक नहीं है, बट हाँ दैट्स वेरी ट्रू कि चूंकि ये मर्दों पे ज़्यादा इसका इतलाक हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको एड्रेस भी इस तरीके से किया है। और तब तक एड्रेस करते रहेंगे, तब तक बात करते रहेंगे, जब तक हर बच्ची, हर लड़की, हर औरत महफूज नहीं होगी। एसिड विक्टिम्स के केसेस आज भी हमारे सामने होते हैं, जिंदगियां तबाह होते हैं, हम आज भी देख रहे हैं। तो हम तब तक बोलते रहेंगे, तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है। हम आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
अगर हमारे नसीब में गाजी बनना हुआ तो हम जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर शहादत मुकद्दर है तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मत कहो ऐसा। मैं अपना इंतकाम लिए बगैर ये जंग खत्म नहीं करूंगी। इस जंग का हक अदा करने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा मुझे। तो चलो जंग शुरू करते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ फिरोजा खातून। ये तो बता दो कि ये जहाजों को कैसे तबाह करेगा। देख लोगे तुम। उनके लिए ये समंदर जहन्नम बना देंगे। इतने जहाजों का हम कैसे मुकाबला करेंगे? हम हर चीज की मंसूबाबंदी पहले ही कर चुके हैं पाशा, आप बेफिक्र हो जाएं। इस किले के तमाम सिपाही दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। चलो समंदर के शेरों, तैयारी करो हमले की। अलविदा उरुज। हमला! तुम लोगों की सारी फाइंडिंग्स क्लाउड बर्स्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। जानने की बच्ची मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं मेरे 500 लेके भाग तो नहीं गई? मुझे नसीहतें मत करो, घर से भाग के सीधा तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्यों? तूने कुछ महसूस किया है? तो ये घर का माहौल नहीं तुझे अच्छा लग रहा? नाज़नीन गई है ना घर से, अब बेबे का राज। मेरी फुप्पो आ रही है। वही वाली पकोड़ा है जो हर शे में नुक्स काटती हैं। हमारी लेडीज जो है ना वो गैर मर्दों के सामने नहीं होती। हाँ खामोशी, किसी खतरे की अलामत है। चांदनी है ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ फोन कीता लैंड नहीं आए स्टेशन तो की समझा? अब होगा मेरा टारगेट पूरा। एक्सक्यूज मी, कौन हो मैडम? साइड पे हो। चलो बकवास बंद करो और किचन से निकलो। आज से ना सारे कार का कंट्रोल मेरे पास होगा। यार आते इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, कुछ खाने का नहीं पूछोगी? वैसे अकलमंद लोग ना घर से खा के आते हैं। ये वो लिस्ट है जो मैं पूरा महीना माँ पुत्रों को भूखा नहीं मरने दे। भूखी मर गई। चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास, चिली सास। मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दो। ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ कर दे। कच्चे पक्के प्यार का तड़का। वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा के ना आपके लिए स्पेशल रखा मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कब्र में ही ले गए। कौन है वो कलवी जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना फुफ्फो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर अंबर मार नहीं प्यार। वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है।
बुलंदी का मुजाहिरा, अगर तुम इसकी तरबियत के बाद करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो बहुत अच्छी है मौत। प्यार का तड़का वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम जब कहते हैं ना कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो बड़ा ज़रूरी है कि हम ग्लोबली ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एक तो ग्लोबली जब कनेक्शन की बात होती है ना ग्लोबल तो हम हमारे में सोशल मीडिया आ रहा होता है, इससे ऊपर हम बात नहीं कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा जहन खोलने की ज़रूरत है। आप दूसरे मुल्क किसी भी मुल्क चले जाते हैं शुभ लिटरली आप मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में जाहिर है अमेरिका तो है बट ऑब्वियसली बहुत सारे और ममालिक भी हैं। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा गैप फील होता है और गैप फील होने की वजह ये होती है कि आपको उनकी जुबान नहीं आ रही होती, उनको आपकी जुबान नहीं आ रही होती और कनेक्ट नहीं कर पाते ना, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते ना। लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कनेक्ट करती है लोगों को। हम कहते हैं पीपल टू पीपल टाइज नहीं बिल्ड हो पा रहे होते, स्पेशली बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि आप अवेल नहीं कर पा रहे होते इस वजह से सिर्फ क्योंकि आप जब उस मुल्क में जाते हैं आपको उसकी जुबान नहीं आती। अच्छा, हमने हमेशा ये फोकस रखा है कि अंग्रेजी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए और हमारे स्कूल्स में भी पढ़ाई जा रही होती है, बहुत ज़रूरी आना। और हम इनकरेज करते हैं कि बहुत सारी ज़ुबानों में से एक अंग्रेज़ी ज़ुबान है जो कि सबसे पहले आनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है कि अब हम और बहुत सारी ज़ुबानें सीखें। आप जर्मनी जाते हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, अब वो कहते हैं हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर इसलिए अवेल नहीं कर पा रहे होते, बहुत सारी जॉब्स क्योंकि उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। ये बहुत से मुल्कों में है ना, चाइना चले जाएं वहाँ पर कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और लोग ये कह रहे होते हैं कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें चाइनीज़ नहीं। बिल्कुल, ये बहुत से मुल्कों में आप देख लें कि वहाँ पे जब लैंग्वेज आपको आती है तो आपके लिए तरक्की की बहुत सी राहें खुल जाती हैं और लैंग्वेज अगर ना आती हो तो फिर काम खराब होता है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात क्या है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जो कि लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो बच्चे भी सीख रहे होते हैं, देयर आर एप्स एज वेल जिसमें बच्चे सीख रहे होते हैं और नए नए लफ्ज और फिर सेंटेंसेज एज पर देयर एज एंड इंटरेस्ट वो सीख रहे होते हैं। तो आज का हमारा मौजू यही है कि पाकिस्तान में लैंग्वेजेस सीखना, ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखना वो क्यों ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस सीखने से दिमाग कितना खुल जाता है, कितनी इसमें वसअत आती है, कितना आप खुल के आगे बढ़ सकते हैं। और कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी सीखना इंपॉर्टेंट है? इमर्जिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात कर ले, जैसे हम टैलेंट की बात करते हैं ना कि इमर्जिंग टैलेंट है, वैसे इमर्जिंग लैंग्वेजेस के जो अभी आप सीखेंगे तो एट दिस पॉइंट आप ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया शबीर ने हमें ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, कई यूनिवर्सिटीज में माशाल्लाह वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त एक और निजी यूनिवर्सिटी में वो काम कर रही है, इस मुंसलिक है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त में जब हम बात करते हैं ना दुनिया, उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसको एक्सप्लोर करना और अपने मुल्क में रहते हुए एक्सप्लोर करना, सो उसमें ज़रा लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट डू यू थिंक, अब कितना रोल बढ़ गया है कि ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी है, दैट्स द नीड ऑफ द टाइम? जी बिल्कुल, मेरा तो यही ख्याल है कि अभी एक लैंग्वेज तो हर इंसान को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है तो फिर हम उसको ग्लोबल विलेज हमें समझना भी चाहिए। और उसमें जब आपके बैरियर्स हैं तो वो जो बैरियर्स हैं वो उनको ब्रिजेस में हमें कनेक्ट करती है एक लैंग्वेज, और एक गिफ्ट है फॉर लाइफ। सो बिल्कुल, और ये आपको आनी चाहिए, इससे आपके बहुत सारे और भी दरवाजे जो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ के हैं वो ओपन हो जाते हैं। सही बात। आपको अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि अच्छा मुझे लैंग्वेजेस की तरफ जाना है या मुझे इस पर ज़्यादा एडवोकेट करना है लोगों को, कि ये इंटरेस्ट आपके अंदर कैसे आया? एक तो जैसे आपने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेजेस से कुछ ताल्लुक़ रहा और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इसके अलावा ये भी हुआ कि ख़ुद भी एक दफ़ा फ़्रेंच जो है वो सीखने की कोशिश की, फिर इंटरनेशनल गई कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च रिलेटेड,
वहाँ पे जब मुझे ये फील हुआ कि देखिए मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रही हूँ या बहुत सारे लोगों से बातचीत उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि कितनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लीडरशिप रोल में हो या आप स्टूडेंट हो, तो दोनों ही तरह से एक लैंग्वेज आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकती है। तो मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ और मैंने फिर इस तरफ तो वही तवज्जो की। लैंग्वेजेस कैसे आपको कनेक्ट करती हैं, आपने वो डिस्कनेक्शन फील किया होगा और जी, ऑब्वियसली वो हम लोग भी जब कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो तो वो डिस्कनेक्शन नेचुरली फील किया जा रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि कैसे उस मुल्क के बारे में, उन लोगों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अभी आजकल कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए सबसे पहले, जो उनको सिखानी शुरू कर देनी चाहिए, एट द सेम टाइम जो हमारे यंगस्टर्स हैं अभी वो अगर लैंग्वेजेस सीखना चाह रहे हैं, सो इस वक्त डिमांड क्या है, नीड किन लैंग्वेजेस की है पाकिस्तान के जी? अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्योंकि अब हम सीपैक पे बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज का इनकार तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो चाइना की, अब आप देखेंगे अपने ऑफिसेज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ओपन कर रही हैं। अभी रिसेंटली भी एक जॉब फेयर उन्होंने करवाया जिससे ये पता चला कि चाइनीज़ लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत अच्छी वेलकम बैक। प्राइसिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जब आप उनसे पूछें कि आप क्या करते हैं, वो बताएंगे मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, ये भी कर रहा हूं और ये भी करूंगा और ये मैंने कर लिया है। और सबसे अच्छी चीज ये कि सेल्फ मेड इंसान हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती है जब हमारे सामने ऐसे लोग आके बैठते हैं जो ये कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, ये आपका कसूर नहीं है, बट आप अगर गरीब चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर ये आपका कसूर होता है। ठीक है, तो ये आप इसको यूं भी कर लें कि आप गरीब रहते हैं फिर कसूर होता है। आप ना भेजें ना, आप रहने में फोकस कर लें थोड़ा सा। अरे जनाब गरीब रहते हैं तो ये आपका कसूर होता है। हम जरा एक्सट्रीम इंटेंसिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ जी डॉक्टर नुमान सईद खटक साहब मौजूद हैं, उनको हम वेलकम भी करेंगे। टीचर भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, अस्पताल भी चला रहे हैं, लेबॉर्ट्री भी चला रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। क्या है जो नहीं कर रहे? हाँ, शायरी भी कर रहे हैं, लिखते भी आर्टिकल, तो उनको बायोटेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से अगर सब्जेक्ट इज यस, उसमें एक खबर है हमारे पास जो हम आगे जाके शेयर करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये 24 घंटे होते हैं दिन में, जाहिर है हम सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं, उसमें हम एक आधा जॉब कर लेते हैं, आप इतना कुछ करते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ साथ और इतने बिजनेसेस को, लेकिन बस इंसान जब मेहनत ना करे तो आगे वो बढ़ नहीं सकता, तो मेहनत ही शर्त है। तो जरा हम चाहेंगे अपना भी आप बैकग्राउंड जरूर बताएं, हम मोटिवेट करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को। मैं बेसिकली करक से बिलोंग करता हूँ और मेरे वालिद साहब एक टीचर थे और ये मैंने ग्रेजुएशन के बाद खुद ही जो है ना फिर अपना वो स्टार्ट किया, एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया। तो एजुकेशन मैंने गोमन यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद क्वार्ट यूनिवर्सिटी से PhD और MPhil दोनों मेरे वहाँ से हैं, तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। सही। और इसके अलावा जो है ना इस्लामाबाद में फिर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। नहीं तो ये थी डिग्रियाँ कर ली, डॉक्टर बन गए, अब उसके बाद एक जो इतने बिजनेस आपने चलाई है, इस दौरान ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला एक मामला, इसमें जो मेहनत आपकी हुई होगी, जो आपने स्ट्रगल फेस की होगी, वो थोड़ा सा प्लीज़ जर्नी शेयर करें। स्ट्रगल तो ये था कि 2015 से मैंने अपना जो है ना वो स्टार्टअप ले लिया, तो मुझे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे एक पेशावर में बंदे मिल गए, तो उन्होंने मुझे जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो वहाँ से जो है ना मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर करते करते जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए और दरवाजे जो है ना वो खोल देता है। और मेरे ख्याल में जो है ना इंसान के पास विज़न होना चाहिए, पैसा जो है ना वो काफी सारे लोगों आ जाता है। हाँ, वो आ जाता है। काफी सारे लोगों के पास पैसा होता है लेकिन विजन नहीं होता, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। और विजन होता है, पैसा तो आ ही जाता है। पैसा आ जाता है। और विजन क्या था आपका कि क्या करना है जिंदगी में? मेरा ये था कि मैं जो है ना अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ और यहाँ पे क्योंकि हम आप देखें ना हमारी मुख्तलिफ जो डायग्नोस्टिक की चीज़ें वो बाहर से आती हैं। मेडिसिन तो पाकिस्तान में बने लेकिन जो डायग्नोस्टिक की चीज़ें वो पाकिस्तान में नहीं बनी। तो मेरा ये था शुरू से विजन के बीइंग ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जो है ना प्रोडक्ट बना लूँ कि वो इम्पोर्ट पर हमारा जो इन्हिसार है वो कम हो जाए। तो इस तरह जो है ना मैंने अपना एक वो लेबॉर्ट्री से स्टार्टअप ले लिया, क्योंकि वहाँ पर मैं रिसर्च भी करता था। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है भी रिसर्च फील्ड,
तो इसी तरह जो है ना मैंने अपना स्टार्ट ले लिया और रिसर्च करते करते अभी इस मुकाम पे पहुंचा माशाल्लाह। अच्छा, अभी कैसे, बिकॉज अब बहुत सारे लोगों को आप हेल्प आउट भी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है। बिकॉज बिजनेसेस, जब आप, हम हमेशा सबको कहते हैं कि ठीक है आप नौकरी करें, ठीक है, लेकिन कुछ साइड बिजनेस या कोशिश ये करें कि अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें, बिकॉज आप उस टाइम पे ये अच्छी चीज़ होती है कि आप नौकरी देने वाले हो, नौकरी लेने वाले ना। खैर वैसे मैं ये भी सोचती हूँ कि सारे अगर यही करना शुरू कर देंगे तो नौकरी करने वाला बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे, टेंशन ना लो। वो वाकई में टेंशन वाकई नहीं होती है। अच्छा, कितना मुश्किल होता है बिजनेस को स्टार्ट करना, मोटिवेटेड रहना, स्पेशली उस दौर में जब आपको हर कोई डिस्करेज करने वाला भी होता है और कहता है अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये मसाइल होंगे, वो मसाइल होंगे, तो कैसे कान बंद करने होते हैं और वो जो विजन की आपने बात की ना, उस विजन को फोकस करना होता है। सबसे पहले जो है ना बिजनेस स्टार्ट करना जो है ना वो मुश्किल नहीं है, बिजनेस पे कायम रहना, उसको जो है ना कंसिस्टेंसी जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है। लोग तो बातें करते रहते हैं, अगर आपने लोगों की बातों को सुनना है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। एक दिन जो है ना मैंने किसी की हेल्प आउट की तो उसने मेरे लिए जो दुआ की वो ये थी कि अल्लाह ताला जो है ना आपको कोई सरकारी नौकरी दे। तो मैंने कहा कि अगर मैं सरकारी नौकरी में होता तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता था। तो बिजनेसमैन जो है ना वो फिर इस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो इसमें जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ जाते हैं, हम उनकी जो है ना वो कर लेते हैं हेल्प आउट, और कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। अगर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं तो आप बिजनेस। सही बात है। और ये जो आपने बात की ना इस दौरान, सॉरी, कि वो जो एक अभी भी सेट ऑफ माइंड है ना कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ज़रा सरकार है, कितनी नौकरियां दे देगी सरकार? सरकार का काम होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कि वहाँ पर और लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हों। तो बड़ा अच्छा होता है कि इस सेट ऑफ माइंड से हम निकलें कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, नौकरियां पैदा करनी है आपने इस एनवायरनमेंट में। और शुक्र है जब इस वाले माइंडसेट से शायद काफी हद तक हम अब निकल चुके हैं कि जहाँ पर ये होता था कि अच्छा रिश्ता तभी दे दे सरकारी नौकरी है, लिटरली ये माइंडसेट अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगी खत्म हो गया, बट जाहिर सी बात है जहाँ पर चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, सरकारी नौकरी करना कुछ भी, उसके अपने पर्क्स होते हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि बड़ा जरूरी है कि हम खुद भी एवेन्यूज तलाश करें, सरकार की मदद भी करें। आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, शादी तो हो ही जाएगी। आप फाइनेंशियली स्टेबल थे जब आपकी शादी हुई? नहीं। तो नहीं भी है तो हो जाती है। अगर माँ बाप का माइंडसेट ये भी होता है, इस माइंडसेट पे भी बात करने की जरूरत है। कहते हैं कि शादी हो जाएगी सब सेट हो जाएगा। मेरा केस तो डिफरेंट था, मैं तो जॉबलेस था उस वक्त। चले इस पे नहीं आते, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में मैं रहते हुए एक सवाल करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि आपकी लैब भी, आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं, किट्स की बात भी आपने की। हमने कोविड के टाइम पे भी बड़ा सफ़र किया कि वो किट्स बाहर से आती थी, फिर हमारा टेस्ट होता था, फिर मालूम होता था, और बड़ा उसमें टाइम लगता था। सो जो उस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा काम हुआ किट्स को लेकर एंड अदरवाइज। अभी आप जो देख रहे हैं डायग्नोस्टिक किट्स में, आप लोग भी कुछ काम कर रहे हैं कि ऐसी किट्स पाकिस्तान में डेवलप हो जाएं कि हमारा इन्हिसार ख़त्म हो जाए इंपोर्ट करने पर, हम यहीं पर डायग्नोस्टिक किट्स बनाएं, बहुत सी बीमारियों का डायग्नोसिस यहीं पर हो जाए, उन्हीं किट्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि चीप होगा फॉर श्योर। मैं पहले बात की कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो ये इसी रिसर्च का मेरा जो है ना वो है कि हमने अपना हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस सी का अपना किट बना लिया। अच्छा, पाकिस्तान में बना लिया हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के डायग्नोस्टिक किट्स बन गई। अभी हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? हम खुद ही इधर बना रहे हैं। अभी हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? तो हम डिफरेंट कंट्रीज से, हाँ पाकिस्तान को बाहर से आते हैं, या चाइना से आते हैं, या कोरिया से आते हैं, या यूरोपियन कंट्रीज। और ज़ाहिर है वो अच्छी खासी किट्स आती हैं, जो कि ज़ाहिर ये बड़ा मसला है हेल्थ में अगर हम चले जाएं तो। और अगर हम अपनी किट्स जो कि हमने डेवलप कर ली हैं, और अगर आई एम श्योर अभी अप्रूवल की स्टेजेस चल रही होंगी, जी अप्रूवल का। सो जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, कमर्शियल प्रिपरेशन में हम जाएंगे, तो कितना सस्ता हो जाएगा हेपेटाइटिस बी और सी का डायग्नोसिस? एक तो इसका जो कास्ट है ना वो तकरीबन 50% से हम नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अभी 2000 का एक टेस्ट चल रहा है तो हम वो 1000 तक वो ऑफर कर सकते हैं, 1000 तक। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है इसमें, आपके डॉलर जो ना बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी तो हम जो भी चीज़ मंगवाते हैं उसमें डॉलर में हम पेमेंट करके, बिल्कुल ऐसे ही। और असल मामला है कि डॉलर पाकिस्तान से बाहर ना ही जाए जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आए। अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ ये जाते हैं, ठीक है, हम अपने नेबर कंट्रीज़ में देखें, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हमारा सबसे बड़ा नेबर कंट्री है, हम वहाँ पे जो है ना इनको एक्सपोर्ट करके वो दे सकते हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा है और अफगानिस्तान में हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा है। तो हम जो है ना हेपेटाइटिस सी के किट यहाँ पे इस्तेमाल करके अपने और बी वहाँ पे वो कर सकते हैं, तो हम डॉलर कमा भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कितना इंपॉर्टेंट आपने रेज किया पॉइंट, डायग्नोस्टिक किट्स अगर सस्ती होंगी तो ज़ाहिर लोग
डायग्नोसिस की तरफ जाते भी हैं। अदरवाइज नॉर्मली ये होता है जी टेस्ट नहीं कराना, बड़े पैसे लग जाएंगे। बल्कि हमारा तो एक और बड़ा मामला है, हम टेस्ट कराते हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट ठीक है, हम कहते हैं यार पैसे ज़ाया हो गए। ये माइंडसेट वैसे हम सबका, पैसे ज़ाया हो गए, वही टेस्ट करा लिया, ये भी बड़ा मसला होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बड़े कम लोगों को हमने सुना। लेकिन टेस्ट जो है ना हमें करनी चाहिए, 6 महीने में जो है ना एक दफ़ा हमें ज़रूर करनी चाहिए। एक आपकी एक स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रोफाइल जो है ना आपका वो करना चाहिए। स्पेशली किस एज के बाद आप रेकमेंड करते हैं? हर एज में। ओके हाँ, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मेरे पास एक केस आया हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ, तो दोस्त है मेरा, उसकी अम्मी को जो है ना HIV डायग्नोज हो गया। अच्छा, ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या हिस्ट्री है, कह रहे हैं कि 3-4 महीने पहले उसने डेंटल को एक सेक्शन किया था। तो अब आप 6 महीने बाद जब अपना वो करते हैं ना स्क्रीनिंग, तो आपके पास अपना एक रिकॉर्ड होता है, ट्रिक रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल ठीक है कि मैं 6 महीने पहले तो ठीक था, अभी जो है ना मुझे बीच में कहाँ पे मसला हुआ है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो गया या आपको डायबिटीज़ हो जाता है, तो अर्ली स्टेज में फिर आप बीमारी को जो है ना सर, लेकिन कंट्रोल भी कर सकते हैं। 6 महीने बाद स्क्रीनिंग करवाना है तो बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग तो आपने हर अगर चीज़ की करवानी है तो फिर तो बड़ा मसला नहीं हो जाएगा कुछ। या बेसिक स्क्रीनिंग क्या हो सकती है? नहीं, बेसिक स्क्रीनिंग वो क्या है बेसिक स्क्रीनिंग? उसमें ब्लड CP आपका, हेपेटाइटिस B C HIV स्क्रीनिंग है, लिपिड प्रोफाइल है, आपका HbA1c है और RFT लिफ्टीज हैं, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं कि उनका तो 6 महीने में 6 मंथ्स में एक दफा तो आप करवा सकते हैं। 6 महीने में करा सकते हैं। 6 महीने में करवा सकते हैं। पिछले सेगमेंट में जुबान लैंग्वेजेस पे बात कर रहे थे तो हम भी वो मसला हो गया, ना इधर के ना उधर के, हम बीच में अटक करेंगे कि नहीं। हमारे यहाँ वैसे ये रुझान आपको थोड़ा अब चेंज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम भी अपने सेगमेंट्स में मीडिया पे भी बात होती है, सोशल मीडिया पे भी अब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इस माइंडसेट को चेंज किया जाए कि अगर बीमार हैं तो तभी आप टेस्ट कराएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे। अपना ख्याल रखना है और 6 महीने बाद ये जो बेसिक टेस्ट हैं इनको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ तो सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो काफी टेस्ट जो हैं, जिस तरह आप CP की बात करें, काफी सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग हम करवा सकते हैं इस तरह रैंडम जाके? हाँ, रैंडम करवा सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, रैंडमली आप कर सकते हैं ना, तो स्क्रीनिंग में जो है ना आपको पता चल जाता है। मैं अगर एक सरकारी अस्पताल में जाऊँ, मैं सिर्फ कहूँगा मुझे स्क्रीनिंग करवानी है, नहीं, वो तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करके, आप डॉक्टर के पास जाएं और आप OPD में जाके जो है ना उससे वो करा ले, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ओके, ठीक है, तो आपका ब्लड CP में जो है ना काफी सारी बीमारी इसका डॉक्टर तो पूछेगा ना क्या मसला है आपको, कोई मसला है तो टेस्ट कराऊंगा। नहीं, तो आप उनके कहेंगे कि मैंने जनरल चेकअप कराना है। अच्छा, डॉक्टर सुनते हैं इसमें? डॉक्टर सुनते हैं। हाँ। मैं ऑनेस्टली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक टेस्ट मैं भूल गया, यूरिन आ रही, वो भी मस्ट है। हाँ, वो भी इसमें जो है ना मस्ट है। इसमें ऐड करें जी, 6-7 टेस्ट आपने बताए जो कि अगर आप 6 मंथ्स बाद करा लें तो एक अच्छी स्क्रीनिंग आपकी हो जाती है। और ये बड़ा अच्छा होता है कि पहले ही आपको मालूम हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो रही है, चूँकि देखिए बाय द टाइम हम जब एज भी बढ़ रही होती है, हमारी रूटीन भी ऐसी है, डाइटरी हैबिट्स भी ऐसी हैं, तो फिर चीज़ें कुछ ना कुछ मुतासर होती हैं। अगर आपने अर्ली उसको पकड़ लिया ना, उसकी रूट कॉज को, अच्छा ये मसला है जिसकी वजह से मेरा ये मसला क्रिएट हो रहा है, तो आप उससे फिर एड्रेस करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर इलाज हो जाता है, फिर इंटरवेंशन आप कर पाते हैं। और सर, अब जरा बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, आपके जो एजुकेशन के शोबे में आप काम करें, आपने स्कूल भी आप माशाल्लाह आप चला रहे हैं, स्कूल की तरफ का रुझान कैसे हुआ? अच्छा, मुझे स्कूल भी चलाना है। स्कूल की तरफ जो है ना, मेरे वालिद साहब जो है बेसिकली वो खुद एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, तो मैंने जो है ना पहले एक हॉस्पिटल बनाया था अपने इलाके में। अच्छा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं चला। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके को सर्व करूँ, लेकिन बस कुछ उसमें हो गए मसाइल, तो फिर जो है ना उसको मैंने स्कूल की तरफ कन्वर्ट किया। एक तो मेरे वालिद साहब जो है ना उसको खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि छोटे बच्चों के साथ जो है ना आपका जब वो आप लगे रहते हैं। मैंने इस्लामाबाद में भी एक जो है ना सेटअप स्टार्ट कर लिया, छोटा सा सेटअप है, तो स्कूल में जो है ना आपकी माइंड जो है ना वो थोड़ी सी फ्रेश भी हो जाती है बच्चों के साथ। और ऑब्वियसली एक सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें आप इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस में। इस पर भी ज़रूर आएंगे, बट थोड़ा सा बताइएगा कि चेंज कैसे आप लेकर आ रहे हैं एजुकेशन के परस्पेक्टिव, बिकॉज स्कूल रन करना एक उसका भी तो एक विजन है ना। बिल्कुल, तो क्या विजन है जिसको रखते हुए सामने आपने स्कूल स्टार्ट किया, और क्या चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं एजुकेशन के परस्पेक्टिव? मेरा जो बेसिक एजुकेशन में है ना वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे है। मैं अक्सर जो है ना अपने टीचर्स को भी कहता हूँ, जो हमारी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कि हमें जो है ना एक तो दुनिया के साथ चलना। अभी जो है ना IT का दौर है, तो हमें बच्चों को जो है ना IT सिखानी चाहिए। ये जो फ्रीलांसिंग के कोर्सेज वगैरह हम उनकी तरफ स्किल्स पे हम जाएं। ठीक है, ये कन्वेंशनल जो एजुकेशन है ना, ये मेरी जो है ना जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप ये कर पा रहे हैं?
कौन हम आप ये कर पा रहे हैं? हम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम कर रहे हैं। हम तो जो है ना प्रैक्टिकल की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों फॉर को। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में 5th और 6th क्लास के बच्चे का जो एक रूटीन है वो क्या होती है, वो बाकी स्कूलों से डिफरेंट कैसे है? हम जो है ना एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एक मैं फॉर एग्जांपल बच्चों को साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब उनको मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेट्स ऑफ जो है ना मैटर के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, गैस है, अब वो किस तरह एक दूसरे से जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं, वो अगर आप प्रैक्टिकली उनको समझाते हैं तो वो जो है ना उनके जहन में। नहीं, वो बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आ रहा था स्किल्स की तरफ, जैसे फ्रीलांसिंग, वो किस क्लास से इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे कोर्सेज? क्योंकि हम ये बहुत बात कर रहे होते हैं कि हमारे स्कूलों में ये होना चाहिए कि बच्चों को फ्रीलांसिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाए, कोडिंग की बात की जाए, एआई की बात की जाए, तो वो आप किस क्लास से इंट्रोड्यूस कराते हैं? फर्स्ट क्लास से हमारी जो है ना, हाँ, क्लास फर्स्ट से हमारी जो है ना कंप्यूटर की सारी वो हम उनको कर रहे हैं, और जो बड़ी क्लासेज हैं 4 से ऑनवर्ड हम उनको फिर जो है ना ये कोडिंग वगैरह और बाकी जो आईटी के कोर्सेज वगैरह, एआई भी जी, वो हम सिखा रहे हैं। That's तो wonderful. ये अच्छा है, बहुत छोटी एज से बच्चे सीखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि आप भी ज़ाहिर है मल्टीपल चीज़ें आप रन कर रहे हैं, बिजनेसेस रन कर रहे हैं, ऐसे में खुद पहले एक चीज़ सीखना और फिर, बिकॉज एंटरप्रेन्योर हर कोई बनना चाह रहा होता है और कोशिश ये होती है कि जी अपना सेटअप लेकर आए, अपना कुछ स्टार्ट किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी अनरियलिस्टिक गोल सेट होते हैं। लोग कहते हैं अच्छा ये बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया, अब किसी के हवाले कर दो। खुद उस बिजनेस पर बोर होना कितना इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट पे आपकी इन्वॉल्व होना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन वो काम पहले खुद सीखना कितना ज़रूरी है। आपने किस तरह से इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीख कर मैनेज की, एंड अभी भी आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो आपकी 100% होनी चाहिए, ठीक है। और सीखना जो है ना मेरा जो अपना है, मैं पहले जो भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ उसको पहले मैं सीखता हूँ, सही, ठीक है। जब तक मैंने खुद उसको सीखा ना होना, उसके जितनी भी जो है ना वो स्टेजेस हैं सब पे जो है आपको बोर हासिल होना चाहिए। ओके। जब तक आपका वो नहीं है तो आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी आपको धोखा दे सकता है। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लाइन का, अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है। और अक्सर जो है ना हमारे जो बिजनेस फ्लॉप होते हैं वो रीजन यही होता है। यस, आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने उसमें डील कैसे करना है। अब आते हैं सर, जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए खासा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि ये जो आइडिया है सोशल वर्क का, कि अच्छा कोई अगर सपोर्ट किसी को चाहिए इन योर कम्युनिटी तो आपने कैसे सपोर्ट करनी है? वो एजुकेशन में भी हो सकती है, वो हेल्थ में भी हो सकती है, वो सोशल प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है। हाउ आर यू डूइंग दैट? हमने यहाँ पे जो है ना अपना एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, तो उसमें हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ अपने पहले तो अपने लोगों की हम जो है ना मेम्बरशिप कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं। उस बेस पे जो है ना हम मुख्तलिफ इदारों से उनके लिए जो है ना डिस्काउंट भी ले रहे हैं, एजुकेशन में भी ले रहे हैं, हेल्थ में भी ले रहे हैं। और किसी को अगर कोई मसला आ जाता है, फॉर एग्जांपल खुदा ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसके पेरेंट्स तो इधर नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, तो उसको जो है ना हेल्प आउट करना हॉस्पिटल में, या अगर कोई खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को रिसीव करके उनके लाहिकीन तक लेके जाना, तो हम इस पे जो है ना काम कर रहे हैं और इसके लिए हम बाकायदा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके। या किसी को अचानक कोई बीमारी हो जाती है, उसके पास वो पैसे नहीं है, या उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा कि आपने अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट किया, बट आई एम श्योर कि ये लिमिटेड टू योर कम्युनिटी नहीं होगा, आपके आसपास ज़रा कोई और भी नीड है तो आप सपोर्ट करते होंगे। लिखते भी हैं, शायरी भी करते हैं, तो इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, कुछ शायरी अगर सर हमें आप सुनाएं ना, आप तो पश्तो में भी करते हैं शायरी, उर्दू में भी करते हैं। उर्दू में अगर कोई शायरी, उर्दू में जो है ना मैं एक अपना एक गज़ल है, ठीक है, तो किसके लिए लिखी थी? शायर जो है ना किसी के लिए लिखता नहीं है, वो उसके दिल की आवाज़, सबसे बड़ा झूठ ही है। उसके ख्याल में जो भी आ जाता है, ठीक है। तो कौन था ख्याल में? चलिए शायरी सुना देते हैं। नरमी में छुपा होता है तूफान कभी, नरमी में छुपा होता है तूफान कभी, हर बात पे बोलना नहीं फरमान कभी, हंसी चेहरों पे दिल बोझ से दबा हुआ, ये लोग सह लेते हैं नुकसान कभी, खामोशी इनका हुनर बन जाती हैं, बर्दाश्त हो जैसे आसान कभी, समझौते करते हैं दिल से ये लोग, न करते हैं किसी से गिला अरमान कभी, नुमान खामोशी को मत कम समझ, ये ज़र्फ़ का होता है ऐलान कभी। वाह वाह, अच्छा आप राइमिंग चेक करना, फरमान, अरमान और फिर नुमान। और अपने नाम को एडजस्ट किया ना, होना चाहिए शायद के बहुत लिए। जरूरी था। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहिए। ऐसे लोग बहुत से एग्जांपल सेट कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में कि अच्छा आप लोगों के लिए कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं माहौल को, प्लस वो जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो तो बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी होता है। ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
लब्बैक की सदाओं से फिजा मुअत्तर होगी, अरफात की सरजमीन आंसुओं से तर होगी। ज़ुयूफ़ुर रहमान हाजिर होंगे वहाँ इस अंदाज से कि रुकने आज़म अदा करेंगे वो बड़े एजाज से। अल्लाह भी नास करेगा उन पर फरिश्तों के सामने, मंगते बनकर खड़े होंगे जो मालिक के सामने। लाखों सफ़ेद पोश बैक वक्त एक रब को पुकारेंगे, वकूफ़े अरफा का एक एक लम्हा अपनी इबादतों से सवारेंगे। मस्जिद नमिरा से बराह रास्त खुतबा भी सुनाया जाएगा, हज है क्या उलमा की ज़ुबानी समझाया जाएगा। लिहाजा 9 ज़ुल्हिज्जा के पुरनूर लम्हात में हज की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में हम और आप रहेंगे साथ साथ। तुम लोगों की सारी फाइंडिंग्स क्लाउड बर्स्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। एक वेटलैंड ऐसा जियोग्राफिकल फीचर होता है जो साल का ज़्यादातर अरसा ज़ेरे आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है एडवेंचर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। इसका रुझान कैसा है, इसका फ़रोग़ कितना इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग इसमें आ रहे होते हैं और वो फिर कहते हैं अच्छा हमें समझ नहीं आ रही कि हम सीखें कहाँ से। शौक़ तो होता है किसी रील को देखकर, जैसे मेरा भी बंजी जंपिंग को देखकर बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं करूं, बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाके करूं। तो ऐसे में बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं
कि अच्छा ये मैं वीडियो तो देख लिया, मैंने किसी और मुल्क की वीडियो देख लिया, मैं कैसे पाकिस्तान में ही करूँ। सो आज इस मौजूद में बात करेंगे जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है, उनका माशाल्लाह वसी तजुर्बा है, 2 दहाइयों पर मुहित उनका तजुर्बा है और इसमें वो 200 से ज़ायद सेशंस करा चुके हैं। इसमें रॉक क्लाइंबिंग भी है, इसमें रोइंग भी है, इसमें सेलिंग भी है, इसमें तीरंदाजी भी है, माउंटेनियरिंग भी है, बहुत से जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के सीख रहे होते हैं। साथ साथ शुएब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्वाइव करना भी, सर्वाइविंग स्किल्स एडवेंचर स्पोर्ट्स खुदा के ना खास्ता पर्सपेक्टिव किसी से। जगह पे आप अगर हाँ। स्टक हो गए हैं तो कैसे आपने सरवाइव करना है वो वहाँ एक पर। तो टिप्स होती है, दूसरा मेंटली कितना स्ट्रांग होना भी बिल्कुल। उस टाइम पे हाजिर दिमागी कितनी जरूरी है, Absolutely. सो दैट आप घबराएं नहीं। घबराना तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में हर कोई घबरा जाता है, लेकिन बट उसको हाँ, टैकल पैनिक किस तरह हाँ, करना पैनिक करते हैं तो फिर आप ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं। हाँ। तो आपने थोड़ा सा अपने नर्व्स पे काबू रखना होता है और एग्जिस्टिंग सिचुएशन को समझते हुए आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। इस मौके पे हम बात भी करेंगे कि इस वक्त कितना जरूरी हो गया इसको समझना, बिकॉज हमने कुछ ऐसे हादसा भी देखे हैं रिसेंटली कि जिसमें जाने चली जाती हैं जो कि आपको उस वक्त समझ भी नहीं आते कि आपने करना क्या है। ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका मैंने जिक्र किया कि वसी तजुर्बा है इनका, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, आपने तो गाइड बुक्स भी माशाल्लाह तहरीर की हैं। तो थोड़ा सा बताएं आपका अपना शौक डेवलप कैसे हुआ एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ? हम लोग जी टूरिज़्म से शुरू हुआ, सैर मैर करने जाते थे, वहाँ से फिर ट्रैकिंग शुरू हुई। ट्रैकिंग में सामान उठाया, टेंट बनाए, फिर पहाड़ सामने थे तो पहाड़ चढ़ने। इस वक्त बेसिकली एडवेंचर में पाकिस्तान में जो है वो माउंटेनियरिंग सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है और रॉक क्लाइंबिंग उसकी समझें बेस है। ओके। और हमारे यहाँ पे डोर स्टेप पे फैसिलिटी है इस्लामाबाद में। इसके बाद फिर पैराग्लाइडिंग अब डेवलप हो रही है, कुछ अच्छे पायलट्स आ गए हैं पाकिस्तान में, मतलब डेवलप कर गए। और सर्वाइवल की आपने बात की, उससे पहले बंजी की बात की, बंजी पाकिस्तान में नहीं है नहीं होती है। एडवेंचर तकरीबन बहुत ही थोड़ा है, सब कुछ ही थोड़ा है और उसकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। कुछ प्राइवेटली लोग कर रहे हैं तो जो कि बेस अच्छा, है इसकी ज़रूरत है। क्या वजह है कि क्यों नहीं होती? क्या लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, या हमारे पास ऐसी कोई जगह कम है जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स स्कोप आपको कम दिखाई दे रहा है? क्या वजूहात आपकी नज़र में क्या क्या है? जगह हमारे पास वर्ल्ड वाइड बेस्ट हैं। जैसे अगर माउंटेनियरिंग की बात करें तो वी हैव 5-8,000 मीटर हाई पीक्स। इसी तरह हर चीज़ की पैराग्लाइडिंग के लिए वी हैव एक्सीलेंट प्लेसेस। मगर कोई चूँकि जो इदारे होते हैं वो नहीं है एक्टिव, उसमें जो फेडरेशंस का रोल होता है वो ज़रा कमज़ोर है, तो उस वजह से डेवलप नहीं कर पाई। जो हमारी माउंटेनियरिंग है जो हो रही है वो भी ज़्यादातर जो हमारे नॉर्थ के क्लाइंबर्स थे जो हाई अल्टीट्यूड में काम कर रहे थे एज प्रोफेशन, वो आगे ग्रुप्स के साथ जा के क्लाइंबर्स के साथ उन्होंने कुछ सीख लिया। अब हमारे जो इधर से साउथ से भी कुछ क्लाइंबर्स आ गए और उसमें अब डेवलपमेंट कुछ हो रही है। और जिस तरह आपने आगाज़ में कहा बंजी जंपिंग नहीं हो रही, बट हम देखते हैं कि बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं थी वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। जैसे फ्लाई बोर्ड, वो भी मैंने सुना है कि इस बार ईद पे खानपुर डैम में प्रॉब्ली उसका एक सेटअप लग रहा है। ब्रदर कुछ ट्रायल भी हुआ है, उससे पहले कुछ साल पहले हमने कराची में भी देखा था कि स्टार्ट हुआ था, जो कि फिर शायद बंद हो गया, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसके बाद हुआ नहीं। सो क्या वजह है कि एक चीज़ आती है पाकिस्तान में फॉर सम टाइम लेकिन फिर वो हम आगे बढ़ नहीं पाते उसमें? कुछ थोड़ा बजट फंडिंग का है। ओके। ये जो हूवर वाली बात आप कर रहे हैं या वैसे भी जो है एक्टिविटीज़ ज़रा महंगी हैं तो वो फिर हमारे बजट में नहीं आती। ओके, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, बिकॉज ज़ाहिर है उसकी मैनेजमेंट करेंगे, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और अगर लोग नहीं आएंगे। प्राइवेटली लोग कर रहे होते हैं, जो ज़्यादातर प्राइवेटली हम देख रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो डोंट यू थिंक के एक मॉडल ही ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल हो? अब जाहिर है बजट कंस्ट्रेंट्स तो वहीं पर आएंगे जहां पर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। सो जो प्राइवेटली लोग कर रहे हैं, डू यू थिंक कि उनको स्ट्रैटेजिकली चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वो एज अ बिजनेस इसको लेकर चल रहे हैं तो बिजनेस स्ट्रैटेजी भी तो हो ना, कि ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज की जाए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर। शुरू में ही आपने 2-3 हज़ार, जो कि हमने वाकई देखा है, एग्जिप लाइनिंग है तो उसके 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए रख दिए जा रहे होते हैं। तो कोई भी स्पोर्ट्स अगर आता है तो उसके लिए सस्टेनेबल प्लान होना कितना इम्पोर्टेंट है? जिपलाइन जो है ना अच्छी वाली, वो तकरीबन 80 लाख 1 करोड़ की लगती है एक नॉर्मल, सही, जिसका अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम हो। हमारे यहाँ ब्रेकिंग प्रॉपर है ही नहीं, देसी बनाई हुई है। एक जगह तो ट्रैक्टर की ट्यूब लगाई हुई है, एक दफ़ा उसमें एक बच्चा ज़रा ज़ोर से लगा
मैंने उससे पूछा तो वो कहता जी इसमें ज़रा हवा कम थी तो इसलिए हिट कर गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी कोई चेक एंड वो नहीं है, ऊपर से कोई चेक करने वाला है ही नहीं। अभी एक बालाकोट में हॉट आई वाज अबाउट टू से कि वो तो बहुत अच्छी लगी हुई है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन है। नहीं, वो तीन जगहों पे हमारे पास हैं जो प्रॉपर है। एक आगान की है, एक मलम जब्बा की है, मगर अगेन वो 3000 भी नहीं, उससे ज़्यादा महंगी है। एक चिराट में फौज ने लगाई। उसके अलावा ये कि जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, अब रॉक क्लाइंबिंग की रोप जो है वो ऑलमोस्ट 800 to 1000 रुपीज़ पर मीटर है। ठीक है। और एक अगर कट लग जाए तो रोप ज़ाया हो जाता है। ओके। कल आपके पास इकरा थी, इकरा हमारे साथ कोई 18 साल से इतनी सी थी जब उसने रॉक क्लाइंबिंग शुरू की थी, और नाउ शी गॉट नेशनल कलर माशाल्लाह। और 2 साल पहले K2 बेस कैंप भी वो मेरे साथ गई थी। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो शौक से आते हैं और वो दे कंटिन्यू, उसमें उनकी फैमिली की भी सपोर्ट बहुत सारी है। तो हमारी लड़कियों ने बहुत सारी रॉक क्लाइंबिंग में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। तो वो जो आप स्ट्रेटजी कह रहे हैं वो कौन बनाए? अगर मैं एज बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं तो एक फार्मूला बनाऊँगा, मगर ये कि कोई इदारा हो जो चेक एंड, अभी मैं बता रहा था हॉट एयर बैलून शुरू किया था बालाकोट में किसी ने, वो फिर बंद हो गया बिकॉज़ अप्रूवल ही नहीं मिला उसको। हाँ, फिर वो ये कि अप्रूवल के लिए गए जब, तो कोई इदारा ही नहीं है जिसे पता हो कौन दे अप्रूवल। तो अभी 3-4 जगहों से होता हुआ अभी वो सस्पेंस में ही है कि उन्हें मिलता है कि नहीं। मतलब मैं कहाँ जाऊँ पूछने कि भाई मैंने ये लेना है, तो उसको चेक करने वाले। तो आपको लगता है कि सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है, और होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। एक नई चीज आई है, उसके रिजल्ट नई चीज आई है, उसकी वो डेवलप होगी, मतलब उन्होंने उससे बिल्ड होना भी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर केस में एडवेंचर फाउंडेशन एक इदारा होता था एबटाबाद में, है अभी भी, कोई 35 ईयर्स पहले उन्होंने हॉट एयर बैलून लाए थे, वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, वो प्राइवेट किसी के पास चला गया, ट्रेनर ख़त्म हो गए। अभी लास्ट उन्होंने जो गवर्नमेंट का इदारा, उन्होंने उस पार्टी को कहा कि आप उनसे जाके पूछे, फिर वो आपको सर्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से है कि जो मसाइल ज़ाहिर है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनके सॉल्यूशन पे बात होनी चाहिए। केपी गवर्नमेंट नीड्स टू फिक्स दिस, ताकि ये जो भी चीज ऐड हुई है वो हमारे लिए अवेलेबल हो ना। आई वाज वेरी ईगर जब भी मैंने खबर सुनी थी कि हॉट एयर बैलून आ गया, बट मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो नहीं चल रहा। अब देखो ना, टर्की जाएं आप, 300 गुब्बारे उड़े होते हैं, जाते हैं आप उसके लिए। और बाकी जो है पैराग्लाइडिंग अगेन महंगा गेम है। एक विंग लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत से स्पॉट्स पे हो रहा है। वही लोग हैं। अच्छा, वही लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं मगर अभी हमारे पास 50 मैक्सिमम 100 कर लें, 100 पायलट्स होंगे जिनके पास अपना विंग होगा। और ये इस तरह है नहीं, क्लब लेवल पे बड़ा मुश्किल है कि मैं अगर 4-5 लाख रुपए का विंग लेके, तो उसका जब ट्रेनिंग कोर्स करवाता हूँ उसकी या तो फीस ज़्यादा रखूँगा, उसमें ड्रैग में ही काफ़ी डैमेज होता है ना, उसकी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इस तरह इक्विपमेंट बहुत महंगा और है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। माउंटेनियरिंग का अब जो आप हमारे माउंटेनियर्स हैं, शिरोज़ है, नायला है, या नॉर्थ वाले हमारे सारे हैं, वाजिद वगैरह, जूता जो है वो 1.5-2 लाख रुपए का, पाकिस्तान में तो है ही नहीं, नॉट अ सिंगल पीस, बाहर से मंगवाना। तो अब छोटी यहाँ पे इस्लामाबाद में एक शॉप आ गई है, उन्होंने कुछ सामान रखा है। इस तरह ट्रेनिंग की बात हो रही थी तो स्कर्दू में प्राइवेटली एक साहब करवा रहे हैं ये सारे, बल्कि बच्चे उनसे सीख रहे हैं, मगर जो इदारा है उसकी कोई ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं है। तो इस तरह से ये कि ये दिक्कत सबसे बड़ी है। लड़कियां कितनी आगे आ रही हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में? लड़कियां बहुत अच्छी, अगर ओवरऑल नंबर तो कम है, मगर ये कि अगर मर्दों और उसकी बात करें तो ऑलमोस्ट पैरेलल, नॉट इन माउंटेनियरिंग, मगर वैसे जनरली पैराग्लाइडिंग में आते हैं शौक से। दूसरा ये कि अभी ट्रेनिंग का शौक नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं ये हमारे पास पैराग्लाइडिंग पे भी आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो सेल्फी वाले होते हैं, तो पैसे देंगे, 8-10 हज़ार रुपये खर्चेंगे, तस्वीर बन गई, तो बस उनका सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो मतलब लोग सीरियसली परस्यू नहीं कर रहे, सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे कि अच्छा तो हम फलाना काम कर रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है, मगर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे सीरियस लोग भी हैं, जैसे नायला इज गुड एग्जांपल। बड़े चंद देना देखें, हम हाँ गिनते तो हम फिंगर टिप से बता सकते हैं, शिरोज़ हैं, साद मुनव्वर हैं, नायला कियानी है, ठीक है, हम मतलब ये चंद हम गिन सकते हैं। तो लेकिन इतना पोटेंशियल जब है तो फिर जाहिर सी बात है सीरियसनेस उस तरह से नहीं नजर आ रही। बट इसमें आई थिंक चूंकि वाकई बहुत महंगा है ये खेल, इसलिए भी हमें कम लोग नजर आते हैं। ये भी है, मगर ये कि हम लोग मतलब मुख्तलिफ लगे हुए हैं, जैसे अब 8 मार्च जो है ना, वो इट्स योर डे, वुमेन डे होता है,
तो उस पर हमने 2007 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टूरिज्म के साथ मिलके एक रॉक क्लाइंबिंग का लड़कियों का कंपटीशन करवाया, रॉक क्लाइंबिंग का। तो वो बड़ा अच्छा रहा, उसमें बहुत सारी पार्टिसिपेशन रही और वो इट कंटिन्यूड। और अभी हमने इस साल जो गुजर गया 19 ईयर कंसेक्टिव हमने वो करवाए। अच्छा। और उसमें मतलब लड़कियों का ही वो है, वैसे और दिनों में लड़कों के भी होते हैं, दोनों के होते हैं, मगर लड़कियों तो उसमें बहुत अच्छी हमारे पास पहले पुराने टाइम में नाजिया थी एक, वो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग रही। अलीज़ा हैं यहाँ पे, आपके पास शायद आ भी चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल में। इकरा हैं, इस तरह लाहौर में अमानी जन्नत है एक बहुत अच्छी, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो अब ये गेम चूँकि यहाँ पे था, हमारे डोर स्टेप पे है, ज़रा सस्ता है, कुछ हम लोग शौकिया ज़्यादा उसे कर रहे हैं, कमर्शियली नहीं कर रहे। और आप कहाँ कर रहे हैं? मार्गला हिल्स पे? मरगला में हमारे पास तकरीबन 30-35 राउट्स हैं। ओके। और अभी हमने फर्स्ट को हमने बेसिकली टुमारो इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो हमने उसको पहले ही चूँकि छुट्टी वुट्टी आ रही थी ईद की, तो हमने फर्स्ट को अलॉन्ग विद स्विस एम्बेसी और CDA और हमारे कुछ और दोस्तों के क्लब्स थे, हमने मिलके पहले सफाई की और मैंने कुछ तस्वीरें भेजी हुई हैं। और फिर उसके बाद हमने ऐसे ही फ़न के लिए जो पार्टिसिपेंट्स थे, बच्चे भी थे, उनको रॉक क्लाइंबिंग करवाई। तो अभी 3 दिन पहले भी हमने की है। और उसमें हमारे पास बहुत छोटे बच्चे भी, और जो हमारे कंपटीशन में है एज कैटेगरी, वी स्टार्ट फ्रॉम अंडर 12 और कई दफ़ा अंडर 9 की, बहुत ज़्यादा बच्चे अंडर 12 में आ जाएं तो 9 की भी हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ये अच्छा है कि अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे तक आ रहे हैं वहाँ पे, और हाँ स्पेशली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से आप बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अब जरा बात करते हैं सर्वाइविंग स्किल्स के ऊपर भी। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ तो हम ले जा रहे होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो ऐसे में कैसे ट्रेन किया जाता है कि उस सिचुएशन से डील करना, स्पेशली मेंटली, एंड देन वो स्किल आना कि अगर आप ये एडवेंचर परफॉर्म कर रहे हैं और ये हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं ना, उनकी कम से कम बेसिक जो है सर्टिफिकेशन मेरी अपनी भी है और हमारे जो भी ट्रेनर होते हैं वो सर्टिफाइड है। अगर पर्टिकुलरली बात करें सर्वाइवल की, तो वे बैक इन 90s में हमने पर्सनली किया स्नो सर्वाइवल, विंटर सर्वाइवल। उसमें हम इग्लू बना के भी उसमें रहे, स्नो केव में, जैसे माउंटेनियरिंग में होता है कि आप फंस गए हैं तो बिविक या बाइवॉक उसे बोलते हैं, बनाना टेम्परेरी शेल्टर जिसे कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला काम ये है कि जब भी एक्सीडेंट होता है, कहीं आप फंस जाते हैं, तो कुछ तो आप जाते हुए तैयारी करते हैं अपनी ऐसी कि आप सरवाइव कर सकें। फिर ये कि सबसे पहले आप असेस करते हैं कि आप किस कंडीशन में हैं। जैसे अभी ये आपने एक्सीडेंट की बात की, तो वो वहाँ कॉल नहीं थी हो सकती, बिल्कुल चल सकते हैं या नहीं, आपके साथी डेथ के करीब हैं, इंजर्ड हैं, आपके फिर राशनिंग होती है कि आपके पास है क्या क्या चीज़, आप कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं पानी। तो सर्वाइवल में बेसिकली एक मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, एक जैसे कहलाता है बिग 5 कि ऑक्सीजन, मेडिकेशन, फूड प्रोक्योरमेंट, वाटर और सिग्नलिंग। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ चीज़ें फिर उस तरतीब से होती हैं कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं सिग्नल मैंने, अगर मेरे पास मोबाइल चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर जैसे जहाज़ के देने होते हैं तो SOS के सिग्नल बनते हैं। इसी तरह पानी मुझे कितनी दूर से मिलेगा। और कभी कभी हम फ़न के लिए एक प्रिमिटिव भी होती हैं उसमें कि विदाउट कोई फायर स्टार्टर कैसे आग जलानी, वो जो पत्थर से जलाते थे। तो इस तरह की हम लोग यहाँ फ़न में इस्लामाबाद में भी करते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेशन, और बल्कि इसमें लड़के लड़कियाँ ही नहीं, फैमिलीज़ भी, हम छोटे बड़े सारे आते हैं, ताकि वो इसी तरह फ़र्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आउटडोर में जाते हैं तो हमारे जितने ट्रेनर्स होते हैं दे आर ट्रेंड फर्स्ट एडर्स। अदरवाइज़ ये कि पट्टी भी बांधनी हमें नहीं आती अगर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से वो पूरा उसका वो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल वाला जो मामला आपने बताया कि इसमें भी अपने बिग 5 बता दिया। उसमें आई थिंक जो फूड वाला एलिमेंट है, चूँकि ये वो एलिमेंट है जो कि आपको लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो ये मेक श्योर करें कि आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे, जिस भी चीज़ पे हैं, आपके बैग में ये चीज़ें होनी चाहिए। वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो डेट्स हो सकती हैं, वो कोई और चीज़ हो सकती है जो कि आप खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाते हैं, मौसम ख़राब हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है, किसी को सपोर्ट फराहम कर सकते हैं आप रास्ते में। तो ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप वाकई सर्वाइव कर पाएंगे। और इसमें एट द सेम टाइम फ़र्स्ट एड का सामान होना,
हम तो सर इसको फोकस ही नहीं करते। कैमरा चार्ज होना चाहिए, हमारे गैजेट्स पूरे होने चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, सेल्फी अच्छी आनी चाहिए, उस पर सारा फोकस है। लेकिन खुदा ना खास्ता हमें अगर चोट लग जाए तो उसके लिए बैंडेज होनी चाहिए, उसके लिए वो जो दवाई चाहिए या कोई भी और पेन किलर समथिंग लाइक दैट, वो नहीं हम लेकर जा रहे। कहीं पर भी सर, कहीं पर भी हम ट्रैवल कर रहे हो तो ये भी बड़ा कम हमने रुझान देखा कि लोग अपना होमवर्क करके जाएं। कोई अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, अपना होमवर्क करके जाएं। आसपास के नियरेस्ट हॉस्पिटल के बारे में, उस इलाके के बारे में एक ग्रिप होनी चाहिए, एक रिसर्च होती है। तो आई थिंक वो शॉर्टकट, जिस तरह शुएब ने बात की कि बस ये कि हमारा कंटेंट अच्छा बनना चाहिए सो दैट हम वो कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें। बहुत टेक्निकल बात की है, हम लोग इस पे बड़ा फोकस करते हैं। और मेरी जो बेसिकली पढ़ाई है या बाद में एज ट्रेनर कुछ किए, मगर इससे ज़्यादा शौक से ज़मीन पे बैठ के नक्शे बनाते थे, जाना कहाँ है, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर इसी तरह ये कि आप नंबर छोड़ के जाएं। अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी वाला, उसके बाद एक ग्रुप सा बना है, उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है कि आप जाते हुए उस ग्रुप को बता जाएं। इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मगर ये बिल्कुल ऐसा ही है कि इवन आप जब आम ड्राइव करते हैं कार में या नई कार में भी, आप लाहौर बस में भी जा रहे हैं तो आपकी छोटी मोटी किट आपके पास होती है। इसी तरह अपने डेट्स और ड्राई फ्रूट का बेस्ट है यहाँ मरगला। अच्छा, हम लोग वी आर ब्लेस्ड के मरगलाज में आप हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं ट्रेनिंग के लिए। और ये यहाँ भी, और जब माउंटेनियर्स जाते हैं तो जैसे आपने कहा थोड़ी सी, तो जो ऊपर जाते हैं वो जाहिर है दे कांट कैरी वेट, तो वो उनका जो फूड पैक है पॉकेट में आ गया। इसी तरह फर्स्ट एड उनके पास होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चाहे हों मगर लेकिन मौजूद हो तो फिर वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं एंड वी रियली विश एंड होप के जैसे हॉट एयर बैलून की आपने बात की, जैसे आपने और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें रेगुलेशंस हों, उसमें पॉलिसीज़ ऐसे बने, उसमें स्ट्रेटजी ऐसे बने कि वो जब कोई भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए तो उसके लिए अब मालूम हो कि अच्छा किस विंडो पे जाना है, कहाँ से इसके अप्रूवल्स हैं, और उसके बाद उसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अवेल कर सकें, बट दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइस। तब होगा जब आप उसके लिए चीज़ें आसान कर रहे होंगे। जो कुछ स्पोर्ट्स बाकी बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा आएंगे तो आई एम श्योर कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो करना चाहते हैं वो इस बुनियाद पे नहीं कर पाते कि अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर है तो थोड़ा सा रिलक्टेंस होती है कि अच्छा पता नहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, तो बाहर जाके कर लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन हाँ जहाँ पे कोई कोताही है उसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी होता है। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।